आज हम आयन रैंड के मशहूर नॉवल द फाउंटेन हेड पर बात करेंगे। इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो दो आर्किटेक्ट्स के किरदारों से सामने आता है। दोनों का रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आइए इसमें ज़रा गहराई में चलते हैं। ये नॉवल एक बहुत बुनियादी सवाल पूछता है, कामयाबी का असल सरचश्मा क्या है? क्या ये इंसान का अपना ज़ाती विजन है या फिर दूसरों की वाह-वाह? ये पूरी कहानी इन्हीं दो आर्किटेक्ट्स के बिल्कुल मुख्तलिफ सफ़र के ज़रिए इस सवाल का जवाब तलाश करती है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। यूं समझें कि दोनों किरदार एक ही जगह से शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ है हावर्ड रोवाक, जो पुराने डिज़ाइन कॉपी करने से साफ मना कर देता है और इसी नाफरमानी की वजह से उसे निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ है पीटर कैटिंग। वो न सिर्फ बेहतरीन नंबरों से पास होता है, बल्कि गोल्ड मेडल भी ले जाता है। तो बस यहीं से इन दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाती। तो पहले बात करते हैं हावर्ड रोवाक की। वो एक उसूल पर चलता है जिसे तख्लीक कार का ज़ाब्ता कहा गया है। आइए देखते हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या। तो तख्लीक कार यानी क्रिएटर वो इंसान है जिसके काम की वजह और प्रेरणा दूसरों की राय नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर की आवाज़ होती है। रिवायत की दुनिया की बुनियादी उसके अपने विजन और उसूलों पर है। उसके लिए काम खुद ही सबसे बड़ा इनाम है। और ये मुकालमा तो रोवाक की सोच को ज़बरदस्त तरीके से बयान करता है। जब डीन इससे पूछता है, भाई तुम्हें यह सब करने देगा कौन, तो रोवाक का जवाब था, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुझे रोकेगा कौन। ये जवाब उसके खुद पर गैर मुतज़लज़िल यकीन को जाहिर करता। रोवाक के फ़न तामीर के उसूल बिल्कुल सीधे और मंतिकी हैं। वो कहता है कि इमारत का मकसद, जगह और मटीरियल, यही तीन चीज़ें हैं जो उसकी शक्ल तय करती हैं। उसके नज़दीक हर इमारत एक जिंदा चीज़ की तरह है जिसकी अपनी एक सच्चाई होती है। वो माजी की नकल करने को फ़न की तौहीन समझता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे मरकजी कैरेक्टर पीटर कीटिंग की तरफ। वो सेकंड हैंडर के ज़ाब्ते पर यकीन रखता है, जो इराक के फ़लसफ़े से आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री मुख्तलिफ है। सेकंड हैंडर वो शख्स है जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों से तारीफ़ और मंजूरी हासिल करना है। वो अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की नज़रों से ज़िंदगी गुजारता है। केटरिंग की पूरी दुनिया लोगों की राय और समाजी हैसियत के गिर्द घूमती है। यहाँ कैटिंग का एक कॉल बड़ा दिलचस्प है। वो खुद रोवाक के सामने अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी मान रहा है। वो कहता है, मुझे खुद पर कभी यकीन ही नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि मैं वाकई इतना अच्छा हूँ जितना लोग मुझे कहते हैं। इस एक जुमले से उसकी सारी बेयकीनी, उसकी इनसिक्योरिटी साफ जाहिर हो जाती है। चलें, अब देखते हैं कि इन दोनों के ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात अमली ज़िंदगी में जब पहली नौकरी की बारी आती है तो कैसे नज़र आते हैं। यहीं से इनकी दुनियाओं का फ़र्क वाज़े होना शुरू होता है। रोवाक कोई मशहूर फर्म नहीं ढूंढता जो उसके कैरियर को आगे बढ़ाए। नहीं, वो एक ऐसे उस्ताद को तलाश करता है जिसकी वो सच्चे दिल से इज्जत कर सके। और इसीलिए वो हेनरी कैमरॉन के पास जाता है, जो एक बदनाम ज़माना लेकिन इंतहाई काबिल आर्किटेक्ट था। हेनरी कैमरॉन रोवाक से कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें धक्का दूंगा। मैं तुम्हें वही रहने पर मजबूर करूंगा जो तुम हो। इससे पता चलता है कि कैमरॉन ने रोवाक की सलाहियत और उसके असूलों को फौरन पहचान लिया था और वो उसे निखारना चाहता था। और इसके बिल्कुल बरक्स कीटिंग सीधा शहर की सबसे मशहूर फर्म फ्रैंकॉन एंड हेयर में जाता है। इसका एक ही मकसद है, अपनी साख्त बनाना और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना, भले ही इसके लिए अपने फन से समझौता करना पड़े। केटरिंग का काम करने का तरीका पहले दिन से ही जाहिर हो जाता है। वो आर्किटेक्चर पर नहीं, बल्कि अपने बॉस गाय फ्रैंकोन की खुशामद पर ध्यान देता है। वो समझ जाता है कि तरक्की का सबसे आसान रास्ता ये है कि बॉस को ये एहसास दिलाया जाए कि वो बहुत समझदार है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इनके अलग अलग रास्तों का नतीजा क्या निकलता है और दोनों को किस तरह की कामयाबी मिलती है। रोवाक को जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, हेलर हाउस, वो उसके उसूलों का मुंह बोलता सबूत है। वो एक ऐसे क्लाइंट के लिए घर बनाता है जो उसके विजन को समझता है और ये इमारत अपने मकसद और जगह से पूरी तरह इंसाफ करती है। उसका क्लाइंट ऑस्टिन हेलर जो बात कहता है ना, वो बहुत अहम है। वो कहता है कि इस घर की सबसे अच्छी बात उसकी सालमियत है, उसकी इंटीग्रिटी। ये बिल्कुल एक ईमानदार इंसान की तरह है और उतनी ही नायाब भी। इससे पता चलता है कि रोवाक की कामयाबी की बुनियाद बाहमी एहतराम और फन से ईमानदारी पर है। दूसरी तरफ केटरिंग की तरक्की का रास्ता देखें। वो कुछ नया तख्लीक नहीं करता, बल्कि दूसरों को गिराकर आगे बढ़ता है। वो अपने साथियों को धोखा देता है, उन्हें नाअहल साबित करता है और फिर उनकी नौकरी ले लेता है। उसकी सारी कामयाबी दूसरों को इस्तेमाल करने पर मबनी है।
फिर आता है कैडिंग की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला, कॉस्मो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट। और तब उसे एहसास होता है कि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी असल नहीं जो वो पेश कर सके। उसकी सारी चालाकियां यहां आकर खत्म हो जाती हैं। और ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। केटिंग अपना नाकाम डिजाइन लेकर रुवार्क के पास जाता है। रुवार्क, जो किसी इमारत को खराब होते नहीं देख सकता, उस पूरे डिजाइन को नए सिरे से बना देता है। और केटिंग क्या करता है? वो इस शानदार डिजाइन को चोरी करता है, अपने नाम से जमा करवाता है और मुकाबला जीतकर दुनिया भर में मशहूर हो जाता है। ये एक सेकंड हैंडर की सबसे बड़ी जीत थी। ये जो 60,000 की रकम है, ये केटिंग को कॉस्मो मुकाबले से इनाम में मिलती है। यूँ समझें कि ये उसके कामयाब लेकिन मुकम्मल तौर पर जाली करियर की एक अलामत है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें वापस उसी मरकजी सवाल की तरफ ले आती है, वो फलसफियाना टकराव जो इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियों में दिखाया गया है। इन दोनों के मकासद का ये मुवाजना हर चीज़ को साफ कर देता है। रुवार्क कहता है, मेरा मकसद क्लाइंट हासिल करने के लिए इमारत बनाना नहीं है, बल्कि इमारत बनाने के लिए क्लाइंट हासिल करना है। जबकि केटिंग का फलसफा यह है कि तुम्हें ये खेल खेलना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इज्जत होगी, तभी तुम हम में से एक बनो। तो आखिर में कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि अज़मत आखिर है क्या? क्या ये अपने उसूलों पर डट जाने का नाम है, अपने विजन पर कोई समझौता ना करने का नाम है, या फिर अज़मत इस चीज़ में है कि इंसान दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरने का फन सीख ले? नॉवेल ने ये दोनों रास्ते हमारे सामने रख दिए हैं। अब फैसला और सोच विचार का काम हमारा है।